हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्लास 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 7। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बीपीएससी टीआरई से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 5,717 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर या फिर 4,523 किलोमीटर। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारतीय समुद्र तट की लगभग लंबाई देखेंगे तो 7,517 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो लगभग देखेंगे तो ये 7,517 किलोमीटर निकल करके आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई तो ध्यान रखना है भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। 15,107.7 6 होगा 6.7 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो स्थलीय और तटीय सीमा की कुल लंबाई निकल जाएगी। तो लगभग 15 और 5 20,700 के कुछ अप्रॉक्स निकल करके आएगा। वो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, भारत से उत्तर का दक्षिण तो हो गया 3,214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार, भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 2,933 किलोमीटर। और ये आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भारत का अगर पूछ लिया जाए आपसे क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करें विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका यहाँ पे रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आपका यहाँ पे जो आएगा वो है आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा अमेरिका आएगा। कहीं कहीं चीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, चीन थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वैसे अधिकांश बुकों में आपको चीन देखने को मिलेगा। ठीक है, चीन के बाद अमेरिका। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तीसरे बार आपको चीन मिलता है ज़्यादातर या फिर अमेरिका। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चीन ले रहे हैं, चीन अमेरिका। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। इसके बाद नंबर जो आता है वो है आपका ब्राज़ील का, और फिर छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इस बार 7वें नंबर पर है भारत। ठीक है, तो रूस कनाडा में आपको दिक्कत नहीं होगा, जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता होगा चीन और अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत पूछा आपसे छठा सबसे बड़ा देश, तो देखेंगे कि छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें जनसंख्या की दृष्टि से तो विश्व के 4 बड़े देशों का नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक है, पहले नंबर पर आपका भारत हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर अमेरिका। ठीक है, और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन सभी का नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ, उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। और बात करें यहाँ पे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था बिहार में, तो याद रखना है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 में लगा था। जून 1968 में लगा था। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। उसमें राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है ना। और उसमें मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, है ना, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, क्या है नाम इनका? भोला पासवान शास्त्री। पासवान ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? बताना है, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, प्रदूषण, दूरसंचार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल प्रदूषण विषय से संबंधित है। सुखेत मॉडल में किसान न केवल गोबर बेचकर स्वच्छ ईंधन पाता है बल्कि उसे जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? बताना है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? 61, 62, 59 या फिर 80 में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान 1961 ईस्वी में मिला था। और अगर इनका जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में। इसीलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं और इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। तो जरूर याद रखिएगा, ये बांकीपुर से थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद रखना चाहिए। इनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत में चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 जुलाई इन्हीं के जन्मतिथि के शुभ अवसर पर चिकित्सा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। और ये बांकीपुर से हैं, बिहार का बांकीपुर है ना, तो इसीलिए सवाल फेमस है, यहाँ से बन सकता है सवाल, है ना। अगला सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या फिर प्रदान किया गया था। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? कोलेनकाइमा, जाइलम, एरेनकाइमा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, जाइलम यहाँ पे मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जाइलम को यहाँ पे संवहनी ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संवहन करने का काम करता है, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। सिंपली कहें तो जाइलम जल और खनिज को पत्तों तक पहुँचाती हैं, बने हुए पदार्थों को फिर पूरे पेड़ पौधों में पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं? दोनों संवहनी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं? उत्सर्जन संबंधी, संवहनीय संबंधी, श्वसन संबंधी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं?
सही आंसर होगा संवहनीय संबंधी। इसमें दो उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं, एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों क्या है, संवहनीय उत्तक के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोनों का काम बता दिए हम कि दोनों का काम क्या है, पिछला सवाल में था ना। चलिए अगला सवाल है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाले क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो भी प्राप्त ऊर्जा होती है ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो प्राप्त राशि होती है उसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो स्रोत हो सकते हैं, एक तो पहला है आपका नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टा दूध, टमाटर, चींटी का डंक, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कपड़े से जंग के जो धब्बे होते हैं उसको यदि हटाना चाहते हैं तो आप ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं खट्टे दूध में बात करें तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखनी है। और चींटी के डंक में देखेंगे तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका सूत्र भी करके पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र सिंपल सा है HCOOH है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, इसका सूत्र पूछे तो HCOOH होगा। ठीक है, और इमली में अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, सेब में क्या होता है? सेब में मिलता है मैलिक अम्ल। सेब में अगर पूछ लिया जाए इसमें होता है मैलिक अम्ल। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पूछा जाता है, अक्सर हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है ना। तो पूछा जाता है कि सोडा वाटर जो होता है तथा अन्य जो भी पेय पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, उसका सूत्र होता है H2CO3। ठीक है, ये सोडा वाटर और अन्य जो भी पेय पदार्थ होते हैं ना उसमें कार्बोनिक अम्ल या फिर H2CO3 पाया जाता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? यहाँ पे बताना है कौन सा मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है। कंडरा, लिगामेंट, टेंडन या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं और टेंडन को ही कंडरा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं, और कंडरा को ही टेंडन कहा जाता है। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, कंडरा और टेंडन दोनों। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा, मांस जो होता है, मसल्स जो होता है, उसका जो बोन होता है, हड्डी होता है, अगर उस दोनों को जोड़ता है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है? कंडरा, और कंडरा को ही टेंडन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ। और अगर अस्थि और अस्थि के बारे में बात करें, ठीक है, अस्थि यानी कि बोन को बोन से, यहाँ पर देते हैं अस्थि को अस्थि से, कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है लिगामेंट्स। ठीक है, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स जोड़ता है, जबकि कंडरा और टेंडन एक ही चीज़ है जो कि मांसपेशी को अस्थि के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान की हड्डी होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो जांघे की हड्डी होती है जो कि इसे फीमर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, आदिचर्म कोशिका, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आदिचर्म कोशिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
सवाल क्या था, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका की कोशिका से त्वचा बनी है, याद रखनी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? ठीक है, अगर आप देखें कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा बना हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे सबसे बाईं ओर यहाँ पे के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे एकमात्र गैर धातु कौन सी है? इधर आप देखेंगे बाईं तरफ जो होता है 2 कॉलम शुरू का, वो प्योरली धातु ही होते हैं, है ना। तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना है, सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? सवाल है, प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष से दूरी एवं लंबाई मापी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? एपिडर्मिक, आदिचर्मिक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा होता है तरल ऊतक या संवहन ऊतक, और तीसरा होता है कंकाल ऊतक। और कंकाल ऊतक भी 2 प्रकार का होता है, उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? बताना है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, धावन सोडा का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो। ठीक है, ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या हो रहा है? यहाँ से बाहर निकल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि घर में अगर आप लाते होंगे ना चूना, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जैसे उसमें पानी आप डालते हैं, अगर आप चूना लेकर के आते हैं, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जैसे ही आप जल डालिएगा तो ये बहुत मात्रा में क्या बनाएगा? उसमें ऊष्मा बाहर रिलीज करेगा, साथ ही साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जल ही बनेगा, साथ साथ ही यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखें कुछ दिन के बाद जब छोड़ देंगे तो ये CO2 की उपस्थिति में क्या करेगा? ये बना लेगा आपका यहाँ पर क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट की परत। ठीक है, जो पूरा सफ़ेद हो जाता है। खैर, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं कि यहाँ से देखेंगे कि इस कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी डालते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा क्या होता है? बहुत सारा मात्रा में रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है का जल में घुलना। तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देखिएगा, अगर ऑप्शन में अगर आपको मिल रहा है एसिड, ठीक है, हाईली एसिड है, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतना ज़्यादा वो ऊष्मा रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल दिख रहा है। ठीक है, और उसमें जल में जब घोलेंगे तो बहुत मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा छोड़ने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, और अम्ल को जल में डालने से तीव्र अभिक्रिया होती है जिससे बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऊष्माक्षेपी के अलावा एक होता है ऊष्माशोषी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक होता है ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब ये होता है जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित करता हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाइयाँ समान हैं? संवेग और बल, बल और भार, कार्य और ऊर्जा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबका जान लेते हैं कि SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है संवेग, बल, भार, कार्य, ऊर्जा।
ठीक है, सभी का SI यूनिट में लोग जाने का प्रयास करते हैं। तो पहला दे रखा है संवेग, और संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं बात करें बल का, तो बल का आप लोग को पता होगा क्या होता है, न्यूटन। भार का क्या होता है, भार का SI मात्रक भी न्यूटन ही होता है, ठीक है। वहीं बात करें कार्य का, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा कब देखेंगे, ठीक है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, पता होना चाहिए आपको, और ऊर्जा का सही मात्रक भी जूल ही होता है। तो देखिए पूछा है किस युग में SI इकाइयाँ समान है, तो अब देखेंगे कार्य और ऊर्जा ये दोनों का जूल दिख रहा है, तो ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है। और बल और भार दोनों का होता है न्यूटन, तो ये भी यहाँ पे सही है। जबकि संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे संवेग का और बल का गलत हो जाएगा, बाकी बी ऑफ सी यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर आप चाहें तो संवेग का भी खुद से भी निकाल सकते थे, है ना। जैसे संवेग का सूत्र क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी कि वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मुंह का pH मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। सवाल है, मुंह का pH मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, या फिर 4.5 से कम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे एसिड की मात्रा बढ़ेगी, है ना, तो दांत टूटना, जो टूटने की जो गति है और भी तीव्र होते चली जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये भी याद रखिएगा कि दांतों का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, तो जब 5.5 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। अगर सवाल पूछ लिया आपसे कि हमारा शरीर कितने पारस के बीच, परास के बीच कार्य करता है या काम करता है, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है, ठीक है। रक्त का pH मान पूछे तो लगभग 7.4 होता है, ठीक है। लार का pH मान देखेंगे तो 6.5 होता है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या फिर गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बादलों के गर्जन के दौरान गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गतिज ऊर्जा जो है ना, ये आपका प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। पैफियोपेडिलम, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। देवदार, शकरकंद का बेल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्विबीजपत्री का मतलब होता है, जैसे आप कभी मटर खाए होंगे या चना खाए होंगे, तो उसको देखेंगे, उसका जो अंदर का जो भाग निकालेंगे तो देखेंगे उसको 2 भाग में ऑटोमेटिक बट जाता होगा, है ना, तो उसे ही कहेंगे द्विबीजपत्री, ठीक। लेकिन आप चावल को देखिए, 2 टुकड़ा करके देखिए बीज से, क्या ऑटोमेटिक 2 भाग में बंटता है, नहीं, उससे 2 भाग नहीं होता है, कहीं से वो टूट सकता है। लेकिन आप देखेंगे चना का, मटर का, तो उसको अंदर का निकालेगा तो ऑटोमेटिक 2 भाग निकल जाता है ना, तो उसे जो 2 भाग में बढ़ जाता है उसे द्विबीजपत्री कह रहे हैं। और जो नहीं बढ़ता है, जैसे गेहूँ का भी नहीं बढ़ता है ना,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में कौन सा द्विबीजपत्री पौधा का उदाहरण है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, शकरकंद का जो बेल होता है उसमें द्विबीजपत्री पाया जाता है। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि मूली। हम जहाँ पे जो भी लिख रहे हैं ये सभी द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। मूली है आपका, सलजम, कपास, नींबू, करेला, मिर्च, सेब, नाशपाती। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे इसमें द्विबीजपत्री पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बीजपत्री का उदाहरण भी अगर चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख देते हैं कोई एक दो उदाहरण, जैसे कि गेहूं है आपका, गेहूं के अलावा मक्का। इस सब का बीज अगर आप देखे होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, है ना। गन्ना, प्याज, ताड़, नारियल, खजूर, चावल, है ना। ये सभी आप देखेंगे कि ये सभी एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। अच्छा, इसमें जानते हैं आप लोग, इसमें देखेंगे ना आप, तो इसमें इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्ते में कुछ खास रिलेशन होता है। एक बीजपत्री वाला हम देखेंगे और द्विबीजपत्री वाले पौधों में देखेंगे, जो पत्ते होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। एक बीजपत्री वाले पौधों में देखेंगे पत्ते जो होते हैं लगभग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ इस तरीके से होगा पत्ता, है ना। जैसे मक्का का पत्ता देखिए, है ना, कुछ इसी तरह का ना शेड्यूल होता है, थोड़ा सा अच्छे से हम बना नहीं पा रहे, कुछ ऐसा रहता है ना। इस तरीके से आपको निकला हुआ मिलेगा, आपको इस तरीके से होती है पत्तियाँ। और जो द्विबीजपत्री का होगा कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से ये द्विबीजपत्री का जो पत्ते होंगे कुछ ऐसा होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग देखिएगा रिलेशन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल सकता है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। घास, कुत्ता, म्यूकर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका म्यूकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है म्यूकर। ठीक है, अगला सवाल है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। फसल सुरक्षा, प्रजनन या फिर बायोफोर्टिफिकेशन। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखनी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है उसे कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब मैथ का कुछ सवाल है यहाँ पे एक दो, उसको देख लेते हैं। सवाल है, एक फल विक्रेता को 42 रुपया में 16 संतरे बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है। उसने 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे। 41, 18, 20 या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, संतरों की संख्या। 42 रुपया में हमने कितना संतरा खरीदा था ये आपको बतानी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम 42 रुपया में 16 संतरा बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये तो विक्रय मूल्य है और इसमें 25% का लाभ शामिल होगा। ठीक है, तो ये 125 की वैल्यू है, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसे कर लेते हैं 25 चक 100, 25 पचे 125 और 4 चक 16, अर्थात हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 42 बटा 5 चक 20। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2.1 रुपया एक का निकल गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, एक फल का क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया 10 पैसा। तो हम 42 रुपये में कितना खरीदे होंगे, तो जाहिर सी बात है इसको हम डिवाइड कर देंगे
42 में कितना खरीदे होंगे, एक का दाम इतना, तो 42 में कितना, तो डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने 20 संतरे खरीदे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, फिर से समझ लीजिए एक बार किस तरीके से हमने बताया है। अगर जिन्हें समझ में आ गया वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है एक फल विक्रेता को 42 रुपये में 16 संतरा बेचने पर, तो हम 42 रुपये में क्या कर रहे हैं, 16 संतरा बेच रहे हैं। तो एक संतरा का दाम निकल गया, ये अगर डिवाइड करते हैं तो एक संतरा का विक्रय मूल्य निकल गया। इसमें लाभ शामिल होगा, लाभ कितना होगा, 25%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के 125 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का दाम निकल से 100 से गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा कुल मिलाकर के एक संतरा का क्रय मूल्य, कि एक संतरा हमने कितना में खरीदा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 पचे 125, 4 चौक 16, तो हो जाएगा ये 42/5 चौक 20। इसे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 2.1। अर्थात हम कह सकते हैं एक संतरा का क्रय मूल्य कितना निकला, 2 रुपया 10 पैसा एक संतरा का क्रय मूल्य। तो हम 42 में पूछ रहा था, सवाल पूछा था कि 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे। तो देखिए 42 रुपये का हम डिवाइड कर देते हैं 2.1 से, एक संतरा का दाम 2 रुपया 10 पैसा, तो 42 में हम कितना खरीदेंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा ये 20 रुपया, यानी 20 संतरा। ठीक है, तो 20 संतरा हमने खरीदा था, 2 रुपया 10 पैसा के हिसाब से अगर फिर से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 42 रुपया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं, केवल 2, अनंत, केवल 3, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अनंत। ठीक है, कोई भी दी गई भिन्न से कितने समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं, तो अनंत हम लोग भिन्न बना सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है एक 1/2 भिन्न, ठीक है, तो इसे समतुल्य कितने भिन्न बना सकते हैं, तो इससे बना सकते हैं अनंत, जैसे कि 2/4। ठीक है, सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर अंश में जितना से गुना करें तो हर में भी उतना से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये गुना करें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसी के बराबर निकला होगा। फिर अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सब आपस में एक दूसरे का क्या है, बराबर है। फिर 1/2 है, अगर इसे हम 10 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10 दूनी 20, ये भी बराबर है। तो ये कह सकते हैं 1/2 बराबर होगा किसका, 2/4 का, ये भी बराबर होगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2/4 का, ये फिर बराबर होगा 3/6 का, ये बराबर होगा 10/20 का। इसी तरीके से आप चाहें तो जितना का मल्टीप्लाई आप करें सभी क्या होगा, आपस में समतुल्य भिन्न ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि समतुल्य भिन्न है या भी नहीं है, तो इसका एक रूल है, क्रॉस मल्टीपल गुना करके देखिए बराबर आएगा। तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, फिर देखें यहाँ पर 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 20 तिया 60, 10 छक 60, तो आपस में सभी भिन्न क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अनंत हम लोग भिन्न जो है समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं किसी भी दी गई भिन्न से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन अनंत। अब चाहे तो एक दूसरा तरीका से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा 1/2 है और 2/4 है, फिर वही कर रहा हूँ, जिसको समझ में आता है वीडियो का स्किप करके आगे बढ़िएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप देखेंगे। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 1/2 में, इसे दशमलव में चेंज करेंगे, देखिए आ जाएगा 2 पचे 10। यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो देखिए दशमलव देकर के 0, तो 4 पचे 20। यहाँ पर लिखा हुआ था 3/6, दशमलव देकर 0 बैठाएंगे तो 6 पचे 30, तो समय देखिए बराबर ही तो आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर है देख दोस्त कट जाएगा, फिर वापस मिल जाएगा 2 पचे 10, तो सभी में क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो सभी तो इक्वल ही तो हुआ ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। अशांत मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नन इसको कर सकते हैं, नन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। नन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कभी शांत ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लास 9 का मैथ से लिया हुआ है सवाल है। ठीक है, और पुनरावृत्ति मतलब होता है जो बार बार अपने आप को रिपीट करे। जैसे अगर दशमलव के बाद फिर से, जैसे दशमलव के बाद 3 3 3 3 आ रहा है, तो देखिए ये अशांत है, ये चलता चलेगा और ये पुनरावृत्ति कर रहा है बार बार। तो ऐसा इसमें से कौन सा उदाहरण है, कौन सा दशमलव है जो कि अशांत है और पुनरावृत्ति का दशमलव का उदाहरण है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। पहला 7 में भाग लगाने बोल रहा है 5 से, तो 5 एकम 5 उतरेगा 2, दशमलव देकर 0, तो 5 और 20, ये तो शांत हो गया क्योंकि दशमलव बाद अब रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहला तो कभी नहीं होगा। दूसरा है
11 में डिवाइड करना है कितना से 100 से, दशमलव दे करके जीरो उठाएंगे, 100 एकम 100 उतरेगा 10, फिर यहाँ पे अपने मन से जीरो उठाएंगे, है ना, 100 एकम 100, ये तो भाग लगाना था कितना से, अच्छा हमने उल्टा लगा दिया भाग, माफ़ कीजिएगा, भाग लगाना है 100 में कितना से 11 से, तो 11 नवा 99, एक उतरा, फिर जीरो उतारेंगे, नहीं आ रहा है, दशमलव देकर जीरो उठाएंगे, 11 नवा 99, फिर एक जीरो, तो फिर देखिए फिर से वापस 100 आ रहे हैं, 99 करेंगे, फिर लिखेंगे तो 99 आते चला जाएगा ये, तो देखिए बार बार हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसे यहाँ पे देखेंगे तो पहला बी ऑप्शन सही दिख रहा है, वैसे सी भी चेक कर लेते हैं, 13 में आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा कि अगर हर में 5 या 5 या गुना, जैसे कि 5 5 25 125 है ना, 625 अगर आता है तो वो शांत होता है। अगर 4 है तो 4 का घात कुछ भी हो, 2 की घात 2 हो जाए, 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए तो वो भी शांत ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो कह सकते हैं 2 गुना 2 रहे, इस तरीके से कुछ भी रहे, ध्यान रखिएगा, या फिर 5 गुना 5 गुना 5 ऐसा कुछ भी रहे हर में तो हमेशा शांत होगा, या फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई भी रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। या फिर नहीं याद रहता है, सब चीज़ याद नहीं रहता है तो आप चाहे तो भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा 13 को भाग लगाइएगा 4 से, तो 4 3 12, एक उतरेगा, दशमलव दे करके जीरो बैठाएंगे, 4 दूनी 8 उतरेगा 2 जीरो, 4 बचे 20, शांत हो गया ना। तो पूछा था कौन सा अशांत है, अशांत मतलब जो कि बार बार आ रहा हो, ठीक है, और वही पुनरावृत्ति में रिपीटेशन होना चाहिए बार बार किसी भी अंक का, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आई थिंक, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इस तरह का सवाल फिर हम नेक्स्ट में लेकर के और अच्छे तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।